देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, मैं जब भी फैक्ट्री से ओवर टाइम करके घर के लिए निकलता था तो फैक्ट्री से घर तक का रास्ता या तो मुझे पैदल तय करना पड़ता था या फिर लिफ्ट के भरोसे रहना पड़ता था। वैसे तो रात के वक्त लिफ्ट बड़ी ही मुश्किल से मिलती थी, जिसके चलते घर पहुंचते पहुंचते 3:30 बज जाते थे, जिसके बाद मुझे फिर 8 बजे फैक्ट्री के लिए रवाना होना पड़ता था। परेशानी तो बहुत थी, पर हफ्ते में 3 दिन तो ओवर टाइम करना ही पड़ता। खैर, ऐसे ही एक रात जब मैं ओवर टाइम करके घर के लिए निकला तो हमेशा की तरह मैं लिफ्ट मांगने के लिए मेन रोड पर खड़ा हो गया। गाड़ियां तो कई आईं, पर किसी ने भी रोकी नहीं। और फिर जब मुझे लगा कि आज भी घर तक की पदयात्रा करनी पड़ेगी तो मैंने वहां से चलना शुरू किया। कुछ आगे आते ही मुझे एक बस रोड के साइड में खड़ी नजर आई और अभी मैं उस बस के बगल से गुजर रहा था कि तभी उस बस की खिड़की से एक आदमी ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, अरे ओ भाई साहब, ये मोरेना पीपल चौक किधर पड़ेगा? उस आदमी के ये पूछते ही मेरा चेहरा खिल उठा, क्योंकि मेरा घर मुरैना पीपल चौक से महज 15 मिनट की दूरी पर था। इसलिए मैं उस बस वाले को जवाब देते बोला, हाँ भाई साहब, मैं भी उसी ओर ही जा रहा हूँ। अगर आप चाहो तो मैं आपके साथ ही चल सकता हूँ। मेरे इतना कहते ही उस बस वाले ने मुझे बस में बैठने को बोला और उसके ये कहते ही मैं बस में भी चढ़ गया। जैसे मैं बस में चढ़ा तो वैसे ही मेरी नज़र बस में बैठे अजीब लोगों पर गई। अजीब से मेरा मतलब है कि बस में जितने भी लोग सवार थे उनकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी। मसलन उनके कपड़े फटे और बहुत ही गंदे थे। साथ ही उनमें से कुछ तो एक दूसरे के सर के बाल नोच रहे थे। वहीं जब मैंने बस की पिछली सीट की तरफ देखा तो मेरा गला ही सूख गया। दरअसल बस की पिछली सीट पर सिर्फ 3 लोग थे और उन तीनों का सर फटा हुआ था। अब ये देखते ही मैंने बस से उतरने का फैसला किया, पर इससे पहले मैं बस से उतर पाता कि बस वहाँ से चल पड़ी। और जब मैंने चीखते हुए उस बस ड्राइवर को बस रोकने को कहा तो उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। मेरे कई बार कहने के बाद भी उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा और मैं अभी डरा समा बस के गेट पर ही खड़ा था कि इसी बीच एक आदमी जो गेट वाली सीट पर बैठा था मुझसे बोला, थोड़ा हिम्मत रखो, नहीं तो बस से कभी उतर नहीं पाओगे। उस वक्त मुझे डर तो लग ही रहा था, पर उसके साथ साथ मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। इसलिए मैं उस आदमी के ये कहते ही कि बस से कभी उतर नहीं पाऊंगा तो मैं उस पर भड़क गया। अभी मैं उस आदमी पर भड़क ही रहा था कि तभी उस आदमी ने बस की खिड़की से किसी को आवाज़ लगाते हुए कहा। उसके ये पूछते बाहर से किसी ने जवाब देते हुए कहा, आगे ही है, वैसे भी मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, अगर आप कहें तो मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। अभी वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि मैंने फौरन ही बस के बाहर देखा, क्योंकि बस तो बड़ी ही तेज़ी से चले जा रही थी। फिर ये बस ड्राइवर किससे चलती बस से रास्ता पूछ रहा था। अभी मेरे दिमाग इन्हीं सब सवालों में उलझा था कि तभी कोई पीछे से बस में चढ़ा और मुझे धक्का देते हुए बोला, अरे भाई साहब, ये क्या आप दरवाजे पर खड़े हैं? आगे बढ़िए ना, बस में बहुत सारी जगह है अभी। वो आदमी मुझे आगे बढ़ने को ही कह रहा था कि तभी वो अचानक से हकलाने लगा। उसके हाथ पैर कपकपाने लगे थे। शायद अब उसे एहसास हो गया था कि उसने इस बस में चढ़कर बहुत बड़ी भूल कर दी है। वो ठीक मेरी ही तरह बस ड्राइवर को बस रोकने की गुहार लगाने लगा, पर बस ड्राइवर ने उसकी बात को भी अनसुना कर दिया। अभी वो आदमी डर के मारे रोने ही वाला था कि तभी बगल के सीट पर बैठे उस आदमी ने, जिसने मुझे चेतावनी दी थी, उसने उस नए आदमी से कहा, गलती से भी आंसू मत बहाने लगना, क्योंकि बस में जो लोग बैठे हैं इनमें से कई लोग सालों से प्यासे हैं और पानी की एक बूंद भी दिख जाए तो अपना वो आपा खो देते हैं। तुम्हारे आंसू देखते ही तुम्हारी आंखों को नोच कर बाहर निकाल लेंगे, इसलिए शांति बनाए रखो और हिम्मत बनाए रखो। पर उस नए आदमी ने उस चेतावनी को शायद सही से सुना ही नहीं और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसके रोते ही जैसे उसकी आंखों से आंसू बाहर निकले तो पीछे बैठे वो 3 सरफटे आदमी अपनी सीट से उठे और मुझे साइड करते हुए उस आदमी को उसके बालों से पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। फिर उसकी छाती पर बैठकर उसकी दोनों आंखें निकालकर वो उन्हें खाने लगे। देखते ही देखते वो आदमी वहीं पर मर गया। वहीं मैं ये भयानक दृश्य देखकर मेरी आत्मा तक खौफ से दहल उठी थी। उस वक्त मैं किसी बेजान मूर्ति की तरह खड़ा रहा,
इसी बीच वो बस ड्राइवर अपनी सीट से उठा और उस लाश को बस से नीचे फेंक दिया और फिर चुपचाप जाके अपनी सीट पर बैठ गया। मुझे वक्त का अंदाज़ा नहीं है, पर इस घटना के बाद काफ़ी देर तक बस में खामोशी पसरी रही। वो तीनों सरफटे आदमी भी उस आदमी की आंख खाने के बाद अपनी सीट पर चुपचाप जाकर बैठ चुके थे। फिर जब मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, तो सबसे पहले मेरी नज़र उस आदमी पर गई जो शुरू से समझा रहा था। उस पर नज़र पड़ते ही उसने मुझे अपने बगल में बैठने का इशारा किया और उसके इशारा करते ही मैं चुपचाप उसके बगल में जाके बैठ गया। मेरे बैठते ही वो बोला, मेरा नाम इंदर है, मैं पिछले 3 महीने से इस बस में हूँ। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त भी चढ़े थे, पर उन दोनों में से एक तो उसी रोज़ मारा गया और दूसरा इस बस से भागने में कामयाब हो गया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला था और उसी ने जाने से पहले कहा था कि हिम्मत कभी मत छोड़ना और जब मौत का डर ख़त्म हो जाए तो ही ये आखिरी कदम लेना। दोस्तों, इंदल जी की ये बात सुनते ही जैसे मुझे ये पता चला कि इस बस से जिंदा भी निकला जा सकता है, तो मेरी उम्मीद एक बार फिर जिंदा हो गई। पर सवाल ये था कि जब मैंने इंदर को बीच में टोकते पूछा, आखिर तुम्हारा दोस्त कैसे बाहर निकला, तो उसने कहा, लगता है तुमने मेरी बात को पूरा ध्यान से नहीं सुना। अगर तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी होती कि तुम ये पूछते कि वो आखिरी कदम कौन सा है। खैर, इससे पहले मैं इंदर से आखिरी कदम के बारे में पूछता, तो वैसे ही इंदर ने मुझे ड्राइवर की ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ जितने भी कटे हुए सर दिख रहे हैं, उन सभी ने वो आखिरी कदम लिया था जिसके बाद मौत या फिर जिंदगी मिलती है। पर पिछले 3 महीनों में सिर्फ मेरा दोस्त ही जिंदा निकल पाया, बाकी के जिसने भी कोशिश की वो ड्राइवर के हाथों मारा गया। इंदर जी की ये बात सुनने के बाद ये तो साफ हो गया कि बड़े ही सूझबूझ के साथ मुझे काम लेना होगा। उससे भी ज़्यादा इस बात का ध्यान देना होगा कि अपनी मौत का खौफ दिल से निकाल फेंकना होगा, तभी मैं यहाँ से बचकर निकल पाऊंगा। खैर, ये साफ हो जाने के बाद जब मैंने इंदर से पूछा आखिर वो आखिरी कदम क्या है और आपने वो आखिरी कदम क्यों नहीं उठाया, तो इस पर इंदर बोला, मैं कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि अपनी जान की बाजी लगा दूं। मैं बस किसी ऐसे मौके की तलाश में हूँ जिसमें जान का खतरा ना हो। और बात रहे उस आखिरी कदम की, तो तुम्हें याद होगा कि जब बस ड्राइवर ने तुमसे जो रास्ता पूछा, तो उस वक्त तुम्हें बस रुकी हुई नज़र आई, जबकि उस वक्त भी बस पूरी रफ्तार से चल रही थी। पर अंदर बैठे लोगों के लिए बस में से एक आदमी था जिसके लिए भी बस उस वक्त रुकी हुई थी। इंदर की ये कहते मैं समझ गया कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बस का ड्राइवर था। मतलब कि ड्राइवर वाले दरवाजे से बाहर निकला जा सकता है। और जब यही बात मैंने इंदर को बताई, तो उसने कहा, हाँ बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया, पर उस ड्राइवर के हाथ से बचकर निकल पाना इतना आसान नहीं है। इंदर जी की बात सही थी, पर मैं ये आखिरी कदम लेने में हिचकिचाने वाला नहीं था। लिहाजा मैंने ठान लिया था कि जैसे ही ड्राइवर इस बार किसी से रास्ता पूछेगा, तो मैं उसी वक्त उस पर हमला करके उसके दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। और मैंने किया भी ऐसा ही। जैसे ही ड्राइवर ने अपनी गर्दन खिड़की से बाहर करते पूछा, ये मोरेना पीपल चौक किधर पड़ेगा, तो वैसे मैं पूरी तेज़ी से उस ड्राइवर की ओर झपटा और उसका हाथ पकड़कर उसे उसकी सीट से नीचे गिरा दिया और झट से दरवाज़ा खोल के मैं बाहर कूद गया। बस से कूदते ही मैं उस आदमी पर गिरा जिससे वो ड्राइवर रास्ता पूछ रहा था। मैं जैसे तैसे उठा और चीखते उस आदमी से बोला, भागो यहाँ से। मुझे भागता देख वो आदमी भी मेरे पीछे पीछे भागने लगा। मुझे ये तो याद नहीं कि उस रात में कितना भागा, पर शायद वो मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी दौड़ होगी। खैर, जब भागते हुए मैं एक पुलिस के बैरिंग गेटिंग के पास पहुंचा, तो पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया और अपने पास बिठा लिया। और जब उन्होंने मेरे से पूछा कि मैं ऐसे दौड़ क्यों रहा हूं, तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। पर उन्होंने मेरी बात को इतना सीरियसली नहीं लिया और कुछ देर के बाद मुझे छोड़ दिया। दोस्तों, उस रात जो भी मेरे साथ घटा, उसे किसी को समझाना आसान नहीं है। खैर, मेरी हिम्मत और इंदर की मदद के चलते मैं जिंदा बच गया। पर मुझे इंदर की आज भी याद आती है। पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं, या फिर वो आज भी अपने मौके के आने का इंतज़ार कर रहा है। साथ ही ये सवाल भी है कि आखिर वो बस अपने कौन सी मंजिल की तरफ निकली है और उसका मकसद क्या है। अगर दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको मालूम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको आज की दूसरी लेटेस्ट हॉरर स्टोरी की तरफ, जो कि हरियाणा के रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर की है। दोस्तों, आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है हृदय जी ने, जो कि हरियाणा के निवासी हैं।
वो अपनी आप बीती में बताते हैं कि मेरा नाम हृदय है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। और ये कहानी उस रात की है जो आज से 27 साल पहले सर्दियों की एक काली रात में मेरे साथ घटी थी। उस रात की स्मृति आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है, जैसे कोई ठंडी हवा मेरे शरीर को छूकर निकल जाती हो। ये कहानी जम्मू तवी ट्रेन की उस बोगी की है जहां मैंने कुछ ऐसा अनुभव किया जो मेरे जीवन की सबसे भयानक रात बन गई। दोस्तों, ये कहानी उस सच्ची घटना से प्रेरित है जिसने मेरे मन में डर का एक ऐसा बीज बोया कि वो आज तक मेरे साथ है। दोस्तों, उस सर्द रात को मैं जम्मू तवी एक्सप्रेस में अपनी यात्रा पर था। मैंने अपने गांव से दिल्ली तक की यात्रा कई बार की थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। ट्रेन रात के 11 बजे के आसपास जम्मू से चली थी और मैं अपनी मिडल बर्थ पर लेटा हुआ था। बोगी में हल्की सी ठंड थी जो सर्दियों की वजह से और गहरी लग रही थी। मैंने अपनी चादर को कसकर लपेटा और सोने की कोशिश की। बोगी में हल्की सी खामोशी भी थी, केवल ट्रेन की रफ्तार और पहियों की नियमित खटखटाहट सुनाई दे रही थी। पर मेरी आंखें धीरे धीरे अब भारी होने लगी और मैंने अपने आसपास नजर दौड़ाई तो बोगी में ज्यादातर यात्री अब सो चुके थे। कुछ की खर्राटों की आवाज हवा में तैर रही थी। सामने की सीट पर एक बुजुर्ग दंपत्ति भी थे जो चादर में लिपटे हुए सो रहे थे। मेरे बगल वाली सीट पर एक युवक था जो अपने फोन में कुछ देख रहा था, लेकिन हाँ, उसकी आंखें भी अब नींद से बोझिल लग रही थी। फिर मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर नींद के आगोश में समाने की मैं कोशिश करने लगा। फिर अचानक ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सीने पर भारी भरकम चीज रखकर दबा रहा हो, जिस वजह से मेरी सांसें रुकने लगी, जैसे कोई मेरे गले को जोर से पकड़कर मेरा दम घोट रहा है। मैंने छटपटाते हुए अपनी आंखें खोली, लेकिन मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उठ सकूं। मेरी नजरें बोगी में इधर उधर घूमी, लेकिन वहां पर सब कुछ वैसा ही था जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले देखा था। बोगी में सभी यात्री पहले की तरह सो रहे थे और पूरी बोगी में वही खामोशी पसरी हुई थी और ट्रेन की खटखटाहट अब और भी तेज लग रही थी। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि शायद ये कोई बुरा सपना था। ये सोचते हुए मैंने गहरी सांस ली और फिर से मैं चादर ओढ़कर लेट गया। लेकिन जैसे मैंने अपनी आंखें बंद की तो एक ठंडी सिरहन मेरे शरीर में दौड़ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब है, इतना करीब कि मैं उसकी सांसों की ठंडक को महसूस कर सकता था। फिर मैंने धीरे से आंखें खोली और फिर जो मैंने देखा तो उसने तो मेरे खून को जमा दिया। मेरे सामने एक चेहरा था, एक औरत का चेहरा, और उसकी आंखें काली थी जैसे दो गहरे काले गड्ढे, और उसका चेहरा इतना पीला था कि वो किसी मृत शरीर के जैसा लग रहा था। उसके होंठ पूरी तरह से काले और सूखे हुए फटे हुए थे और उनमें से एक अजीब सी मुस्कान थी जो डरावनी होने के साथ साथ बेहद ही क्रूर भी थी। फिर मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आवाज़ मेरे गले में अटक गई। मेरे शरीर ने हिलने से इनकार कर दिया और वो औरत मेरे अब और भी करीब आ गई और उसकी ठंडी उंगलियां मेरे चेहरे को छूने लगी। उसकी उंगलियां इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि मेरी त्वचा जलने लगी और मैंने अपने शरीर को हिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी जादू के बंधन में जकड़ा हुआ हूँ। और तभी उस औरत ने मेरे कान के पास अपना मुंह लाया और एक फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजी। वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई मानवीय आवाज़ नहीं थी, ये किसी ऐसी चीज़ की आवाज़ थी जो इस दुनिया की नहीं थी। फिर अचानक ही उसका चेहरा गायब हो गया और मैं हाँफते अपनी सीट पर उठ बैठा, लेकिन मेरी सांसें बहुत तेज थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने अपने आसपास भी देखा तो बोगी में सब कुछ वैसा ही था। सभी यात्री सो रहे थे और ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। फिर मैंने अपने माथे को छुआ तो पसीने से भींगा हुआ था। मैंने किसी तरह खुद को समझाया कि ये सिर्फ एक बुरा सपना है, लेकिन मेरे मन का डर पता नहीं क्यों वो कम ही नहीं हो रहा था। मैंने अपनी पानी की बोतल उठाई और एक घूंट पानी पिया, लेकिन मेरे गले में कुछ अटक सा गया था। फिर मैंने फिर से लेटने की कोशिश की, लेकिन अब नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरी नज़रें बोगी के कोनों में भटक रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। फिर मैंने अपनी चादर को और कसकर लपेटा और अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे मैंने अपनी आंखें बंद की तो वही ठंडी सिरहन
फिर से मेरे शरीर में दौड़ गई। पर इस बार मैंने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने आंखें खोली तो वो औरत फिर से मेरे सामने आ जाएगी। कुछ मिनटों तक मैं वैसे ही लेटा रहा और अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर मुझे अपने बर्थ के नीचे से एक हल्की सी खटखट सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये ट्रेन की आवाज़ है, लेकिन ये आवाज़ अलग थी। ये ऐसी थी जैसे कोई धीरे धीरे लकड़ी पर नाखूनों से खुरच रहा हो। फिर मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने बर्थ के नीचे झांका तो वहां पर कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे मैंने अपना सिर ऊपर किया तो मुझे फिर से वही ठंडी सिरहन महसूस हुई। पर इस बार मैंने हिम्मत जुटाई और बोगी में चारों तरफ नजर दौड़ाई। मेरे सामने वाली सीट पर वही बुजुर्ग दंपत्ति अब भी सो रहे थे, लेकिन उनकी चादर अब नीचे गिरी हुई थी। तो मैंने देखा कि उस बुजुर्ग औरत की आंखें खुली हुई थी और वो मुझे एकटक घूर रही थी। उसकी आंखें वहीं थी, वहीं खाली काले गड्ढों जैसी। मैंने अपने आप को समझाया कि ये मेरा वहम है, लेकिन मेरे शरीर ने हिलने से इनकार कर दिया। फिर अचानक ही वो बुजुर्ग औरत धीरे धीरे अपनी जगह से उठी तो उसका शरीर अब अजीब तरह से हिल रहा था, जैसे कोई कठपुतली हो जिसे कोई अदृश्य डोर हिला रही हो। फिर वो मेरे बर्थ की तरफ बढ़ने लगी, जिससे मेरे शरीर में एक अजीब सी कपकपी छूट गई। मैंने अपने आप को हिलाने की भी कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर अब भी जकड़ा हुआ था। वो औरत मेरे बिल्कुल करीब आ गई और उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे के पास लाया और उसकी सांसें मेरे चेहरे पर ठंडी हवा की तरह लग रही थी। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में हर उस प्रार्थना को दोहराने लगा जो मुझे याद थी। मैंने अपने आप को समझाया कि ये सिर्फ मेरा दिमाग है जो मेरे साथ खेल रहा है। लेकिन तभी मुझे अपने कंधे पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। ये ऐसा था जैसे किसी ने बर्फ की सिल्ली मेरे कंधे पर रख दी हो। फिर मैंने अपनी आंखें खोली तो वो औरत अब मेरे सामने नहीं थी, लेकिन मेरे कंधे पर अब वही ठंडा स्पर्श था। फिर मैंने धीरे से अपने कंधे की तरफ देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे कंधे पर 5 उंगलियों के निशान मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने मेरे कंधे को जोर से पकड़ा हो। मेरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। मैंने अपने आसपास भी देखा, लेकिन बोगी में सब कुछ सामान्य था। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि यह सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन मेरे मन का डर अब और भी ज़्यादा गहरा हो गया था। फिर उस रात मैं सो नहीं सका, लेकिन मैंने अपनी आंखें खुली रखी और सुबह होने तक इंतज़ार किया। जैसे जैसे सुबह की पहली किरण बोगी के खिड़की से अंदर आई तो मुझे थोड़ी राहत की सांस मिली। और फिर मैंने अपने आसपास देखा तो सभी यात्री अब जाग चुके थे और बोगी में हल्की सी चहल पहल भी शुरू हो गई थी। फिर मैंने अपने कंधे को फिर से देखा तो वे निशान अब भी थे, लेकिन अब वो थोड़े हल्के हो गए थे। फिर मैंने उस रात की घटना को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में एक डरावने साए की तरह बस गई थी वो। जब मैं अपने गांव पहुंचा तो मैंने इस घटना के बारे में अपने एक दोस्त को बताया तो उसने मुझे बताया कि जम्मू तवी एक्सप्रेस में कई साल पहले एक औरत की मौत हो गई थी और वो औरत अपने पति के साथ यात्रा कर रही थी, लेकिन किसी कारणवश उसकी मौत ट्रेन में ही हो गई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी उस ट्रेन में भटकती है और वो रात के समय यात्रियों को परेशान करती है। दोस्तों, मैंने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन मेरे मन का डर कम ही नहीं हुआ। फिर मैंने उस रात के बाद कभी भी जम्मू तवी एक्सप्रेस में रात की यात्रा नहीं की, लेकिन हाँ, उस औरत का चेहरा और उसकी ठंडी उंगलियां और उसकी भयानक फुसफुसाहट मेरे मन में आज भी जिंदा है। हर बार जब मैं किसी ट्रेन में रात को यात्रा करता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है। शायद वो औरत अब भी मेरे पीछे है, मेरे इंतजार में। पर यह कहानी मेरे उस अनुभव का एक काल्पनिक विस्तार है जो मैंने उस रात जम्मू तवी ट्रेन में महसूस किया था। मैंने उस रात को कई बार अपने दिमाग से निकालने की भी कोशिश की, लेकिन वो हर बार एक डरावने साए की तरह मेरे सामने आ जाता है। क्या वो सचमुच एक आत्मा थी या मेरा दिमाग मेरे साथ कोई खेल खेल रहा था? यही सब सवाल आज भी मेरे मन में अनसुलझे हैं। लेकिन हाँ, एक बात पक्की है कि उस रात ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया, जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।